जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो यूनिट 7 है वो पूर्णतः कहानियों को समर्पित है और उसी कहानी की श्रृंखला में आज आपके समक्ष प्रस्तुत है कहानी अपना अपना भाग्य। कहानी अपना अपना भाग्य जो कि जैनेन्द्र कृत कहानी है और जैनेन्द्र जी को जैसा कि हिंदी जगत में प्रसिद्धि मिली है, जो एक मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यास और निबंधकार के तौर पे। इनके अलावा भी उन्होंने गद्य की विविध विधाओं में लेखनी चलाई है। कहानी से संबंधित जैनेन्द्र जी का एक कथन भी है जो अपना अपना भाग्य, क्योंकि नाम से ही लग रहा है कि अपना अपना भाग्य क्या कहना चाहता है आखिर कहानी। तो कहानी एक तरीके से एक भूख होती है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। आखिर किस चीज की कोशिश करती है, कौन सी भूख को मिटाने का? वो संवेदनहीन समाज जो वंचित तबके को नहीं समझ पा रहा है, वो कहानी में हमें दिखेगा कि कैसे लोग इतने स्वार्थी हैं या स्वार्थी हो गए हैं, जो दूसरों की तकलीफ को देखकर भी इतने उदासीन हो जाते हैं कि याद ना करने की इच्छा को अपना अपना भाग्य कहकर उसे भुला देने की बात करते हैं। जो कि सक्षम है, जो मदद करने को आगे आ सकते हैं और मदद कर सकते हैं। क्योंकि जैनेन्द्र जी सूक्ष्मांकन अगर देखा जाए तो सूक्ष्म तरीके से मनोवैज्ञानिक चित्रण का वर्णन करते हैं, तो इस कहानी में भी ये चीज देखने को मिलेगा। इनके संदर्भ में ये बातें भी कही जाती है रामचंद्र तिवारी जी द्वारा कि हिंदी के दर्शन, मनोविज्ञान, आध्यात्म और भावनिष्ठा को कला चेतना के साथ संपृक्त करने का श्रेय जैनेन्द्र जी को जाता है। हालांकि ये जो कहानी है, इसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि 1929 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। कलकत्ता से निकलने वाली जो पत्रिका थी प्रकाश भारत, उसमें। लेकिन फिलहाल इस कहानी को हम इस रूप में जानते हैं कि अपना अपना भाग कहानी 1931 में लिखी गई थी, जो वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। संवाद शैली में कहानी है। कहानी में देखिए कि अपना अपना भाग में जैनेन्द्र जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से एक गरीब बच्चे का चित्रण किया है। ये गरीब बच्चा जो कि सर्दी से मर जाता है क्योंकि अमीर लोगों ने उसके प्रति कोई संवेदना नहीं जाहिर की। संवेदना थी, वो सक्षम थे, परंतु वो जाहिर नहीं कर पाए। ये अंत तक ये त्रासदी देखने को मिलेगा। और वो जो व्यक्ति उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर, वो बच्चा मजबूरी बस अपने घर से बाहर भागकर निकल कर आता है कमाने के उद्देश्य से। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संबंध विच्छेदन तो होते ही हैं। तो ये कहानी के पात्र में जो 10 वर्ष का अनाथ बच्चा है, कथानायक और कथानायक के मित्र, ये 3 लोग हैं। केंद्रीय पात्र तो यही बच्चा ही रहेगा एक तरीके से। कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, नए शैली में 4 भागों में है। कहानी देखिए, लेखक अपने मित्र के साथ गए हैं नैनीताल घूमने। संध्या का समय है। बहुत देर तक निरुद्देश्य घूमने के बाद सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप के बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर देर में अरूण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ताल में किसले भी हैं, किश्तियां और सफेद पाल उड़ाती 1-2 अंग्रेज यात्रियों को लेकर वो इधर से उधर और उधर से उधर खेल रही थी। कहीं कुछ एक अंग्रेज एक एक करके सामने प्रतिस्थापित का अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों का मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़े जा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सधैर्य, एकाग्र, एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। शोर, मारपीट, गाली गलौज भी जैसे खेल का ही एक अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना वे बालक अपना सारा मन, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता नहीं थी, बातों का ख्याल नहीं था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित भी थे। सड़क पर से नर नारियों का विरल प्रवाह हो रहा था और उनका ना ओर था ना छोर था। ये प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कौन बता सकता है। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकल जा रहा।
अधिकार गर्व में ताने अंग्रेज उसमें थे और चित्रों से सजे घोड़ों की बाग थामे पहाड़ी उसमें पहाड़ी थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया और जो बड़ी तत्परता से द्रुम हिलाने सीख गए थे। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे और पीली पीली आंखें फाड़े पिता की उंगली फाड़ कर वो पकड़ कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपदा के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने से थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ अकती थी और घोड़े के साथ ही जरा जी होती ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो तीन चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चल रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तह में सिमट सिमट कर लोक लज्जा स्तुत और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परोवेष्टनों में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आंखें गड़क कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजी दा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवा को देखकर मुंह फेर लेते थे, अंग्रेजों को देखकर आंखें बिछा देते थे और द्रुम हिलाने लगते थे। वैसे वो अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर जलने का उन्हें अधिकार मिला है। घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यों का वह तांता एक एक करके छीड़ हो गया। इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे, सर्दी सी मालूम हुई और हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लाल बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्ली ताल की बिजली की रोशनियां दीप मल्लिका से जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फैले हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंबित हो रहा था और दर्पण का कांपता हुआ लहरें लेता हुआ वह जल प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिरों पर की रोशनियां तारों सी जान पड़ती थी। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले बहुत से पहाड़ भी न दिखने लगे, मानो ये घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया, एक शुभ महासागर में फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वो निवेद सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घटना पूरा हमने कभी नहीं देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग बिल्कुल निर्जन चुपचाप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस प्रवृत्ताकार शुभ शून्य में कहीं से 11-12 टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही थी। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए और रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों होटल में आगे बढ़े और हमारा होटल आ गया था। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कड़कड़ में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो कितना अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर एक बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पाना चाहता था। गर्म बिस्तर पर छिपकर सोना चाहता था, और साथ में मित्रों की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका पता ही नहीं था, और वह कैसी क्या होगी इसका भी अंदाज नहीं था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठो। हम उसे चूते कोहरे में बारिश की छोटी छोटी बूंदें थी। उस रथ के ठीक एक बीजे बाजा जो बीच तालाब था उसके किनारे उस भीगी बर्फ सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5-10-15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा ना मालूम हुआ। मैंने खिसिया कर कहा, चलिए भी, अरे जरा बैठो भी। उन्होंने कहा, हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया तो और चारा ही ना था। आखिर लाचार होकर उनके साथ बैठना पड़ा और बैठा रहना पता ही था, क्योंकि सनक से छुटकारा आसान नहीं था। और ये जरा नहीं था, बल्कि वो बहुत देर तक बैठा थे। ऐसा वो अपने मित्र के बारे में कह रहे हैं। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वो क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सर के बड़े बड़े बालों को कुचलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और न जाने कहाँ जा रहा है।
कहाँ जाना चाहता है उसके कदमों में न जाने कोई अगला है या न कोई पिछला, न दाया है न बाया। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10 बरस का होगा, गौरवर्ण और मैल से काला पड़ गया कपड़े। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं, माथा जैसे अभी झुर्रियों से खा गया है। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न जाने न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी है। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ देना। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? बालक बोला, यही कहीं। लेखक ने पूछा, कल कहाँ सोया था? बालक ने वापस बोला, दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया गया। ये संवाद चल रहा है। लेखक और उस 10 बरस के बच्चे जो अत्यधिक ठंड में भी, अंधेरी रात में भी घूम रहा है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेखक ने पूछा, क्या नौकरी करता था? सब काम करता था, 1 रुपया और जूठा खाना मिलता था। फिर नौकरी करेगा? वो बोला, हाँ। लेखक ने कहा, बाहर चलेगा? तो कहा। पूछा कि आज क्या खाना खाएगा? तो बोला, कुछ नहीं। पूछा कि खाया कि नहीं? अब खाना मिलेगा? उसने कहा, नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? बच्चे ने कहा, कहाँ सोएगा? यही कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ है वो? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग कर आया है यहाँ? क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं था, रोटी नहीं था। बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोटी थी। सो भाग आया। एक साथी और साथ में आया था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा था। दोनों साथ यहाँ आए, वो अब साथ में नहीं है। तो तुम्हारा मित्र कहाँ गया? लेखक उस बच्चे से पूछता है। बच्चा कहता, वो मर गया। और ये एक बार नहीं, निरंतर कि मर गया मर गया। तो वो आश्चर्य से, लेखक आश्चर्यचकित हो पूछता है, मर गया? क्योंकि लेखक को भी लगता है कि लगभग हम उम्र ही रहे होंगे, तो ये 10 बरस का है और मित्र कैसे इतनी जल्दी मर गया? तो बच्चा कहता है, हाँ साहब ने मारा और वो मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वो साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। काश्मीरी दोसाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। हाँ, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए, लड़का लेकर आया। कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, वह बेईमानी नहीं कर सकता है। अजय, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है। उठा लाए कहीं से। लो जी, या नौकर लो। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, बस खूबे हैं। अरे गरे को नौकर बना ले, अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक। आप भी जी मत अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, हम सोने चलते हैं। और वह रुपए रोज की किराए वाले में सजी मसरी पर सोने झटपट चल दिया। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला और झट कुछ निराशा भाव से वो हाथ बाहर की ओर निकाले और मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कुछ कहा, मगर 10-10 के नोट है। नोट ही शायद मेरे पास न देखे। सचमुच मेरे पॉकेट में नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, क्योंकि कड़ाके की ठंड थी और सर से वो कपकपा जाता था। मित्र ने पूछा, तब? मैंने कहा, 10 का नोट ही दे देते हैं। मित्र ने सकपका कर मेरा मुंह देख ले, मतलब कि उनको लगा कि वो बड़े हैं। दोनों लोग, लेखक हो या चाहे मित्र, दोनों अच्छे खासे पैसे वाले हैं, ऐसी स्थिति भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि 10 का नोट, तो वो सकपका गए। वो मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अतः यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितना दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, ये दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा, मित्र चुप रहे। फिर लड़के ने बोला, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कम मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिले।
हाँ कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। वो ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा तू? तो उसने बोला, यही कहीं बेंच पर पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की तरफ बढ़ चले और हवा तीखी थी, हमारे कोटों के पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सुगड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। ये संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहियाई कहो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग की किसी काले गुलाम पशु दुलार कि वो बेटा, वो बालक निश्चिंत स्वयं हमारे होटल डी पब नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की जो यात्रा थी, सैर खुशी खुशी कस जो समाप्त कर कुछ चलते बने। उस लड़के की उम्मीद लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने नहीं समझी। मोटर में सवार होते ही ये समाचार मिली कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया के बेहियाई ढकने के लिए प्रकृति ने 100 के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। अब सब सुना और सब सोचा, अपना अपना भाग्य। यानी दोनों मित्र और लेखक ने इतना सुनने के बाद सहानुभूति के लिए 2 शब्द प्रकट किए कि सब ये अपना अपना भाग्य होता है। ये कहानी हमें दूसरों की मदद करने का पाठ सिखाती है। मनुष्य को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। यही तो एक अंतर है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है। ये मानव का ही उच्च मस्तिष्क है, जो मानव की जो एक भाव भूमि होती है, वो प्रकृति में पशु से उसको श्रेष्ठ बनाता है। लेकिन कहानी में आप इस चीज को देखेंगे कि ये मनुष्यता का खोता हुआ रूप दिखाई देता है। बहुत ही मार्मिक ढंग से एक बच्चे का चित्रण किया गया है। उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर वो बच्चा, वो उसके क्या भाग्य की दोष है यहाँ पे। तो एक तरीके से लेखक ने समाज में कि लोगों को व्यक्तिगत स्वार्थों से उठकर भी नैतिकता, परोपकारिता और सामाजिक जिम्मेदारी के भावबोध से भरे होना चाहिए, जिससे हमारा समाज कट गया है। और ये कहानी जब हम नए कहानी के दौर में जाते हैं तो ये कहानियां हमें ज्यादा दिखती हैं। जो समाज आज दिख रहा है, जिसमें ज्यादातर लोग अपने को मॉडर्नाइजेशन के परिवेश में पाते हैं, आधुनिकीकरण का चोला पहनते हैं, उनके अंदर ये चीजें किस प्रकार गायब हो जाती हैं। प्रस्तुत कहानी जो इस बालक के माध्यम से दिखाया गया, जो मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई उसकी मदद नहीं करता है। यदि उसका समय पर मदद होता, उसकी सहायता होती तो वो जीवित रहता, शायद उसका मित्र भी जीवित रहता, क्योंकि वो जीविकोपार्जन यानी जीविकोपार्जन के लिए शहर आए थे। और ये भी नहीं कि वो कर्मठ नहीं थे। अगर वो कर्मठ नहीं होते तो फिर वो शहर से दूर अपने परिवार वालों की चिंता करके इस प्रकार कर्म में तल्लीन नहीं होते। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि जो बुर्जुआ वर्ग है, जो संवेदनहीन समाज है, एक मालिक उसको पीट पीट कर मार डालता है। तो एक तरीके से लेखक कहानी के माध्यम से समाज में बदलाव की चाहत रखता है। और जब भी कोई लेखक लिखता है, क्योंकि जैनेन्द्र जी ने खुद कहा ये बात कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। आखिर वो समाधान हम कहाँ से प्राप्त करेंगे जब समाज में संवेदनहीनता का ये स्तर होगा। संवेदनशीलता की अगर पराकाष्ठा हमारे समाज में व्याप्त हो जाए तो ऐसी समस्याएं, ऐसी कुरीतियां, ऐसी विसंगतियां नहीं रहेंगी जो असमानता की रिपोर्ट में हम वर्तमान समय में भी पढ़ते हैं कि खाई कितनी बढ़ती जा रही है। चुनिंदा के पास 1% के पास मैक्सिमम धन है और बाकी 99% हतोत्साहित, निराश्रित, बेसहारा है। तो संसाधनों पर क्या प्रकृति ने कब्जा करने के लिए उन्हें ही दिया है कि यहाँ पे आकर इस धरती पे बंटवारा ही जो हुआ है वो बहुत ही गलत तरीके से हो गया है। फिलहाल ये कहानी संवेदनाओं से परिपूर्ण था और कहानी को हमने संक्षेप में व्यक्त करने की प्रयास किए हैं यहाँ पे, और अपनी प्रतिक्रिया से हमें जरूर अवगत कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अच्छी चीज़ों को शेयर करेंगे, पार्टिसिपेट रेट को बढ़ाएंगे तो प्रोत्साहन का सबसे बड़ा मार्ग यही है। और इस तरीके से आपको आगे भी ऐसी कहानियाँ मिलती रहेंगी। और हालांकि ये मैं कहानियाँ जो है पॉडकास्ट के थ्रू कर रही हूँ, तो फिर इसमें ये है कि अपना सहयोग उसी प्रकार दें और टेलीग्राम से ज़रूर कनेक्ट हों। अभी हमारे सिलेबस में करीबन टोटल 20 कहानियाँ हैं और इसी तरीके से उपन्यास और बहुत कुछ है।
हालांकि जो हिंदी लिटरेचर की दुनिया है वो समाप्त होने वाली नहीं है और मनुष्य को मानवता का जो यात्रा होता है उसकी भावभूमि पर ही ले जाकर खड़ा करने वाली। तो कहानी को सिर्फ पाठ्यक्रम के नज़रिए से ना पढ़ा जाए, उसको अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन के रूप में भी देखा जाए तो ज़्यादा हितकर होगा आप सभी के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।